25 मई से देश में फ्लाइट सर्विस शुरू हो रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी है। अभी ये अलग अलग चरणों में अलग अलग जगहों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। इस बारे में एयरपोर्ट को भी सरकार की तरफ से जानकारी दे दी गई है। गाइडलाइन कल जारी हो सकती है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, सबसे पहले ये बताइए, ये बड़ा फैसला क्या कहता है? ये फैसला बहुत साफ कहता है कि 25 मई से उड़ानें शुरू की जा सकती हैं। इसकी जानकारी दी जा रही है। तमाम जो एयरलाइंस है उनको, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है। और कुछ समय पहले एक एसओपी भेजा गया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें डूज एंड डोंट्स थे कि अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो कौन कौन से चीजों का पालन करना है। और ऐसा लगता है कि उन्हीं में से जो एयरलाइंस की तरफ से जो इनपुट्स आए हैं उसके आधार पर ये जो नया एसओपी, फाइनल एसओपी तैयार हो रहा है, ये उसी के आधार पर होगा। जो चीज हमें पता है वो ये है कि 25 मई से उड़ान शुरू होगी। एक फेस्ड मैनर में उड़ान होगी और धीरे धीरे इसे खोला जाएगा। शुरुआत में हो सकता है कि सिर्फ जो ज्यादा आसान होगा ग्रीन और ऑरेंज जोन में उड़ान शुरू करना, और धीरे धीरे फिर पूरे देश में इसे खोला जाएगा। इस बात की जानकारी दी गई है। एयरलाइंस की तरफ से कमेंट आना शुरू हो गया है। हमने उनसे कई सारे एयरलाइंस से बात की तो उन सबका कहना था कि हालांकि वो ऑफिशियल जो इंटीमेशन है उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब से वो शुरू करें। खासतौर पर इस बात की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है वो वहां पे खोले जाएंगे, कौन कौन से रूट्स पे खोले जाएंगे और कब से बुकिंग शुरू होगी। तो एयरलाइंस का ये कहना है कि वे एक बार उनके पास ये शेड्यूल आ जाए, एक बार उनके पास ये पता चल जाए कि कौन कौन से रूट्स में बुकिंग की जा सकती है, उसके बाद से वे बुकिंग शुरू करेंगे। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज रात या कल सुबह तक इस एक गाइडलाइन जो है, डिटेल गाइडलाइन आएगी, जिसमें कि पूरी जानकारी लिखी होगी। जो चीज हमें सूत्र बता रहे हैं कि शुरुआत में हर रूट पे 1/3 फ्लाइट्स को ही अलाउ किया जाएगा और धीरे धीरे इसे जो है पैसेंजर्स की मूवमेंट और कोरोना के आउटब्रेक को देखते हुए इसे धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। मिडिल सीट को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। और शुरुआत में जो खासतौर पर ऐसे एयरपोर्ट जिनके एक से ज्यादा टर्मिनल है, वहां पे शुरुआत में सिर्फ एक टर्मिनल खोला जाएगा। हालांकि धीरे धीरे ये पूरे देश में जो है इसको ओपन करने की बात कही जा रही है। तो रोहन, आपने जो बताया वो सरकार और एयरलाइंस के बीच की बात ज्यादा है, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिहाज से समझना चाहेंगे कि अब जो फ्लाइट ऑपरेशंस है वो पहले जैसे नहीं होंगे, तो जो हवाई यात्री हैं उनके लिए भी पहले जैसी नहीं होगी यात्रा। तो क्या चीजें बदलेंगे, किस रूप में बदलेंगे? हमारे यात्रियों के लिए आपके पास क्या सलाह है? जी, यात्रियों के लिए हवाई यात्रा एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सबसे पहला उन्हें करना पड़ेगा, हो सकता है कि 2 या 2.5 घंटे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़े, जो एसओपी है उसके मुताबिक। साथ ही शुरुआत में आपके पसंदीदा रूट से आपको हवाई यात्रा करने को मिल जाएगी, ये जरूरी नहीं है। उसमें काफी ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। इस बात को लेकर इस बात की पूरी संभावना है। इसके अलावा आप एयरपोर्ट पे एंटर करने से लेकर बोर्डिंग तक कोशिश ये की गई है कि पूरी तरह से इसे कॉन्टैक्टलेस बनाया जाए। इससे पहले अब तक आप सैनिटाइजर केबिन में लेकर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब 350 मिलीलीटर तक केबिन में ले जा सकेंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको पहले से अपना जो है बोर्डिंग पास लेके चलना बोर्डिंग टिकट लेके चलना पड़ेगा और इसे जो सुरक्षा कर्मी है उसे दिखाने के बजाय आपको एक कैमरे के सामने फ्लैश करना पड़ेगा। तो पूरा यात्रा का जो तरीका है वो बदलने वाला है। हालांकि एक बात बहुत ज्यादा समझने वाली है और खासतौर पे पैसेंजर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक सरकार की तरफ से रूट्स को लेकर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तब तक भले ही एयरलाइंस बुकिंग शुरू कर लें, आपको अपनी समझदारी दिखानी चाहिए और शायद बुकिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उन रूट्स पे हवाई यात्रा शुरू नहीं होती है तो एयरलाइंस आपका पैसा आपको रिफंड नहीं करने जा रहे हैं, वो आपको क्रेडेंशियल दे देंगे। तो इसलिए इंतजार करना होगा कि कौन कौन से रूट्स पे यात्रा शुरू होती है। 1 जून के बाद से टिकटों की बिक्री ऑलरेडी शुरू है, उसमें भी अगर जिन रूट्स पे अलाउ नहीं किया जाता है वहां पे यात्रियों को जो है क्रेडेंशियल ही लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। तो रोहन सिंह के मुताबिक आपके लिए सलाह यह है कि अगर आपको हवाई यात्रा करनी है तो एयरलाइंस से ज़्यादा सरकार पर नज़र रखें और सरकार क्या कहती है। जैसे 25 तारीख से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होंगे, ये सरकार ने कहा है। तो अब सवाल यह है कि जिस रूट पर आपको यात्रा करनी है, क्या वो रूट खोला जाता है या नहीं, ये सब देखने के बाद ही बुकिंग में जाएं। और जब आप जाएंगे तो यात्रा आपको बदली हुई सी महसूस होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एफएम निर्मला सीतारमण के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की।
20 लाख करोड़ के राहत पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मारिया शकील के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एफएम ने कहा कि राहत पैकेज से डिमांड को बूस्ट मिलेगा और बिजनेस को मजबूती। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से जंग में भारत ने सराहनीय काम किया है। इसके अलावा छटनी और मजदूरों पर भी एफएम ने अपनी बात कही। We've heard it, and lots of people who are in the know of things, who are economists, who are observers, who are advisors to the PM, advisors to the ministry, have all applied their mind. And we think it's possible to generate demand by taking this route too. So I'm not commenting, I'm not denying any observation or advice people have given me, saying you should have put money in the hands of the people directly rather than doing this. I'm not in argument with them. But matter of fact, after hearing all that, applying our mind, we've taken this route. At this stage, we are not looking at any taxation-related matters, direct or indirect. Indirect, of course, will have to be discussed at the GST Council. But direct, no, at this stage, we are not looking at it at all, because with my revenue generation yet to be completely assessed as to how much of a hit that's going to take, I can't even think of saying what I can forego as yet. I'll have to first assess. और भारत में कोरोना के मामले अब काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक का रिकॉर्ड नंबर है। वहीं 140 मरीजों की जान भी 24 घंटे में चली गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,06,750 पर पहुंच गई है। 3300 से ज्यादा मरीजों की जान अब तक गई है। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा दिल्ली में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। इस बीच लॉकडाउन में थोड़ी रियायत जरूर मिल रही है। रेलवे ने भी 1 जून से 200 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अलग होगी। और इस पर अपडेट लेते हैं देश में कोरोना के नंबर्स पर और सरकार की एक्टिविटी क्या है, इसको लेकर अपडेट के साथ दीपाली नंदा हमसे जुड़े हुए हैं। दीपाली, बताइए इस वक्त क्या बड़ी खबरें हैं आपके पास? देखिए, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि देश में जो कुल संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो 1 लाख से पार जा चुकी है। लॉकडाउन के चौथे चरण में है, लेकिन हमने देखा है कि तीसरे चरण से ही मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5600 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज देश भर में सामने आए हैं। हालांकि एक राहत की खबर ये जरूर है कि जो रिकवरी रेट है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। करीब 40% रिकवरी रेट पहुंचने वाला है। इसी के मद्देनजर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्रवासी मजदूर है या फिर वो जरूरतमंद जो लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंस गए थे, उन्हें अपने घर तक पहुंचाया जाए। इसी के लिहाज से एक बड़ा फैसला रेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है कि 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनों को चलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनें श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के अलावा चलाई जाएंगी। किन रूट्स पर चलेंगी, क्या टाइमिंग होगा, इसका जल्दी ऐलान मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इन ट्रेनों की बुकिंग भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी तरह के टिकट काउंटर्स किसी स्टेशन पर नहीं खोले जाएंगे। एक और राहत की खबर है जो कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से आ रही है। हम जानते हैं पूरे देश से लोग यहां पर पहुंचते हैं इलाज के लिए, और पिछले करीब 1.5 महीने से एम्स की ओपीडी को बंद किया गया है कोरोना संकट के चलते। लेकिन अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच एम्स प्रशासन ये योजना बना रहा है कि ओपीडी की शुरुआत फिर से की जाए। हालांकि इसके लिए आपको लाइनों में खड़े होकर नंबर नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन प्रक्रिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। चरणबद्ध तरीके से ओपीडी को खोला जाएगा ताकि धीरे धीरे जो एम्स हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है, वहां पर इलाज कराने के लिहाज से उसको सीमित किया जा सके, और जो अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर कई बड़े टाइम से आकर बैठे हुए हैं उनका इलाज किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली अभी इस वक्त का अपडेट बताने के लिए। और अब बात करते हैं अभी आज इस वक्त जो सुपर साइक्लोन बंगाल और उड़ीसा के ऊपर मंडरा रहा है उसकी।
बंगाल की खाड़ी से उठा सुपर साइक्लोन अम्फान अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में है और ये तट के क्षेत्र से गुजर रहा है और इस वक्त अब से थोड़ी देर बाद ये कोलकाता तक पहुंच सकता है। ऐसी मौसम विभाग का इस पूर्वानुमान है। इस तूफान के रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसे ये तूफान तहस नहस कर रहा है। भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज हवाएं चल रही है, साथ में बारिश हो रही है, लेकिन जान माल का क्या नुकसान हुआ है साफ तौर पर इसका अनुमान इस वक्त तक नहीं है। और डिटेल के लिए बात करते हैं संवाददाता असीम से। असीम, ये बताइए क्या अपडेट है इस वक्त का? देखिए, जो साइक्लोन है वो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से जो है वो गुजर चुका है और 2:30 बजे इसके लैंडिंग की शुरुआत जो हुई थी और 3 से 4 घंटे तक लगातार ये लैंडिंग जो है इसकी होती रही। अब वो वहां से जो है वो गुजर चुका है और काफी ज्यादा नुकसान जो है इसकी वजह से जो है देखने को मिला है। खासतौर पे कि कई सारे पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़े हैं, इसकी वजह से टेलीकॉम टावरों को भी नुकसान जो है वो पहुंचा है। जो अभी शुरुआती खबर आ रही है उसमें 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो भी हमें सुनने को मिली है। अभी फिलहाल इसके पुष्टि कर पाना जो है वो अभी थोड़ा टाइम वक्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे साइक्लोन जो है पास ऑन हो रहा है तो वहां पर देखा जा रहा है कि काफी सारी तबाही जो है देखने को मिल रही है। खासतौर पर की जो हवाएं हैं वो काफी स्पीड से चल रही है। 155 किलोमीटर से लेकर के 185 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं जो है वो चल रही हैं। भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो अपने रास्ते में जितनी भी चीजें आ रही हैं उसको ये उड़ाता हुआ जो है वो चल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही काफी चेतावनी जो है वो दे दी थी इसको लेकर के कि इससे कच्चे घरों को नुकसान जो है हो सकता है, जो कच्चे स्ट्रक्चर्स है उनको काफी नुकसान जो है पहुंच सकता है। तो काफी सारी तैयारी जो है इसको लेकर के सरकार ने पहले से ही कर ली थी। तो करीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों को जो है इस एरिया से एविक्यूएशन जो है वो किया गया, उनको सुरक्षित स्थानों के ऊपर जो है वो भी पहुंचाया गया। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इसके जाने के बाद कितनी तबाही जो है ये करके जाएगा, क्योंकि जो मौसम विभाग है उसका ये कहना था कि ये 20 सालों में आने वाला सबसे खतरनाक साइक्लोन है। तो इससे काफी सारी तबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। तब ये जब जैसे जैसे ये पास ऑन हो रहा है तो उसके बाद जैसे जैसे जानकारी हमारे पास आएगी कि क्या इसने तबाही की, तो हम अपने दर्शकों तक जो है पहुंचाएंगे कि कितना नुकसान जो इसकी वजह से हमें देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ये तूफान अम्फान जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 बजे के आसपास जब लैंडफॉल हुआ उससे लेकर 3-4 घंटे तक ये तूफान इस ताकत में रह सकता है कि वो तबाही मचाए। तो इस वक्त तूफान जो है वो एक्टिव है और जब जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको देंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें और भी है, इसलिए बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बात बाजार की। बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिरी घंटों में जो रफ्तार दिखी वो कायम रही और निफ्टी 9050 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक भी 350 अंकों की बढ़त लेकर बंद हुआ। आज सभी सेक्टर इंडेक्स मजबूती लेकर बंद हुए हैं। कोविड की मार स्टार्टअप्स पर भारी पड़ रही है। कल ही स्विगी ने अपने यहां छटनी की थी और आज ओला ने इसका ऐलान किया है। ओला अपने 1400 कर्मचारियों को निकाल रही है। कर्मचारियों को लिखे खत में कंपनी के फाउंडर और CEO भावेश अग्रवाल ने जानकारी साझा की है। इस चिट्ठी में भावेश ने बताया है कि पिछले 2 महीनों में कंपनी की आय 95% तक गिर गई है और आने वाले वक्त में कोई राहत नजर नहीं आ रही है। विस्तार से लिखी गई इस चिट्ठी में भावेश ने कंपनी की तरफ से ड्राइवर पार्टनर्स को की गई मदद के बारे में भी बताया गया है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि ओला की टैलेंट एक्विजिशन टीम निकाले गए लोगों को नई नौकरी ढूंढने में मदद भी करेगी। अपने ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाने के लिए वोडाफोन आइडिया ने अपने सर्किल के ऑपरेशंस को क्लस्टर में बांटने का फैसला किया है। कंपनी को उम्मीद है कि इससे कंपनी अपनी 4G सेवाओं का दायरा बढ़ा पाएगी। डिटेल के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, ये बताइए कि क्या है ये रीऑर्गेनाइजेशन और इसका क्या असर होगा?
देखिए वोडाफोन आइडिया का मर्जर जो है सितंबर 2018 में हुआ था और दोनों कंपनियों का इंटीग्रेशन जो है तब से शुरू हो गया और जून में ये इंटीग्रेशन जो है खत्म होने वाला है। तो कंपनी चाहती है कि अपने ऑपरेशंस का दायरा जो है बढ़ाए। इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद एफिशिएंसी जो है वो लेकर के आए, अपनी लागत जो है वो कम करे। तो उसके लिए अपने जितने भी उसके ऑपरेशंस है उनको उसने क्लस्टर में बांटने का फैसला जो है वो किया है। खासतौर पर कंपनी जो है करीबन 22 सर्कल्स के अंदर अपनी सेवाएं जो है देती है, तो उसको 10 क्लस्टर्स के अंदर जो है सर्विसेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कंपनी इस ऑपरेशंस में अपनी एफिशिएंसी जो है वो लेकर के आएगी। इससे कंपनी को ये फायदा होगा कि उसको 4G सर्विसेज जो रोल आउट करना है तो उसका रोल आउट जो है वो काफी तेजी से हो पाएगा। तो कंपनी ये चाहती है कि बीच में देखिए जिस तरह से अटकलें चल रही थी कि AGR जजमेंट आने के बाद कंपनी जो है सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, कंपनी के ऑपरेशंस किस तरह से होंगे, तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है मार्केट में देना चाहती है कि कंपनी बनी रहेगी, कंपनी अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से एफिशिएंट बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो कुल मिलाकर के वोडाफोन ने अब 10 क्लस्टर में बांट करके आगे तेजी से बढ़ने का फैसला जो है वो किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर, अगले महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम के आधार पर तय होगी। घरेलू डिमांड में आई तेजी के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां डायनेमिक प्राइसिंग फिर से शुरू करने की तैयारी में है। जाहिर है क्रूड में जब नरमी आई थी तो उसका फायदा तो कंज्यूमर को नहीं मिला, पर अब जब मांग में तेजी आ रही है तो उसका घाटा जरूर उठाना पड़ सकता है। डिटेल के लिए बात करते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, क्या वजह है कि अब डायनेमिक प्राइसिंग की तरफ फिर से जा रही हैं कंपनियां इस कोरोना काल में? देखिए, जो डायनेमिक प्राइसिंग फॉर्मूला है, यानी कि रोजाना आधार पर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होती हैं, उसे तेल कंपनियों ने पहले डिमांड में भारी कमी, फिर लॉकडाउन की वजह से उसको रोक दिया है। 16 मार्च से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जिन राज्यों में कुछ बढ़ोतरी हुई भी है तो सिर्फ इसलिए हुई है कि राज्य सरकारों ने कोविड-19 के नाम पर वैट में बढ़ोतरी की है। अब जबकि सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में छूट दे रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के जो डिमांड है उसमें भी तेजी आ रही है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो मई महीने के पहले पखवाड़े तक ही जो फ्यूल की डिमांड है, खासकर पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 60% को पार कर गया है। अब तेल कंपनियों को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन 4 में ज्यादा रिलैक्सेशन दिए हैं, लिहाजा ये जो डिमांड का डेटा है वो जल्द ही 90% को क्रॉस कर जाएगा इस महीने के अंत तक और फिर ये समान स्तर पर पहुंच जाएगा। लिहाजा तेल कंपनियां अब 15 मई से बाद की जो डिमांड है उसकी समीक्षा उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि डायनेमिक प्राइसिंग फॉर्मूला जो है उसको फिर से इसकी शुरुआत की जाए। सोर्स हम ये बता रहे हैं कि जून महीने से जो है इसकी शुरुआत की जा सकती है। तेल कंपनियों का ये कहना है कि पिछले दिनों सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में जो भारी बढ़ोतरी की उसे कंज्यूमर पर पास ऑन नहीं किया गया है, तेल कंपनियों पर ही इसका बोझ डाला गया है। लिहाजा जो उनकी मार्केटिंग मार्जिन है उस पर काफी दबाव है। अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड में भी मजबूती देखने को मिल रही है, घरेलू डिमांड में भी तेजी आई है, लिहाजा तेल कंपनियां फिर से डायनेमिक प्राइसिंग फॉर्मूले को शुरू करके जो है इसका कुछ बोझ जो है वो कंज्यूमर पर डालना चाहती हैं। कुल मिलाकर आप कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो ये उनके लिए काफी घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जब क्रूड में नरमी थी तो इसका फायदा कंज्यूमर को नहीं दिया गया, लेकिन अब जब मजबूती दिख रही है, डिमांड में तेजी आ रही है, तो अब कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।